हरिओम नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयामः यूट्यूब के इस चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में डीएसएसबी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं टीजीटी के लिए, तो वो जब एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाता है, आप जब उसको पास कर लेते हो, तो उसके बाद क्या होता है कि डीओई यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन वो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करता है। उस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको दो प्रकार के फॉर्म भरे भरे जाते हैं, जो कि आप ये देख सकते हो। यह सबसे पहला फॉर्म होता है एक्सेप्टेंस फॉर्म होता है, ठीक है। और दूसरा फॉर्म होता है आपका अटेस्टेशन फॉर्म। इन दोनों फॉर्म को कैसे भरा जाए इस वीडियो में मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा आपको, कि ताकि आपको उस समय में जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो तो उसमें आपको डेफिशिएंसी ना मिले, और क्या चीज ऐसा करें जिससे कि आपको डेफिशिएंसी ना मिले, और क्या चीज ना करें। हाँ, जिस चीज पर मतलब कि ऐसा है कि फॉर्म के टाइम भरते टाइम पर किन चीजों पर विशेष ध्यान देना होगा। और एक बात और है कि आपको जो डेफिशिएंसी है यदि मिल गई तो फिर आपकी ज्वाइनिंग जो होती है वो आपको 1.5-2 महीने लेट हो जाएगा। तो इसीलिए जो ये फॉर्म को भरते टाइम पे विशेष ध्यान रखना होता है। तो मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा किस किस तरीके से फॉर्म को भरा जाए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो दो प्रकार के फॉर्म है, पहला एक्सेप्टेंस फॉर्म है, वो आपका उसका ना एक सेट लेना है। एक सेट मतलब एक ही कॉपी रखनी है उसकी। हाँ, पूरा जो फॉर्म है वो एक कॉपी उसको भरना है, और उसके साथ में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है अटेस्टेशन फॉर्म। इसकी आपको 3 कॉपी बनानी है, यानी कि पूरा फॉर्म का 3 सेट आपको बनाना है, और वो 3 सेट भर करके आपको लेकर के जाना है। यदि आपके पास में 3 सेट नहीं हुआ और आपने 3 सेट कॉपी नहीं की है, तो फिर क्या होगा, आपको डेफिशिएंसी मिल जाएगी। और आपकी डेफिशिएंसी मिल जाएगी, फिर आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो आपकी 1.5 से 2 महीना, क्योंकि डेफिशिएंसी क्लियर होने में डीओई के अंदर में बहुत दिक्कत होती है। आपको ये बात जो लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा रहे हैं उनको ये बात की जानकारी रखनी चाहिए कि डेफिशिएंसी ना आए, क्योंकि यदि डेफिशिएंसी आई तो आपकी ज्वाइनिंग और लेट हो जाएगी। वैसे ही प्रक्रिया बहुत लेट है, तो इस पे विशेष ध्यान रखते हुए 3 कॉपी जरूर बनवाना इसकी, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग मैं आपको फॉर्म दिखाता हूँ पूरा। ये देखिए, ये है फॉर्म, इसी को भरना है। टोटल आपके ये देख सकते हो कि दोनों फॉर्म मिला करके यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये 17 पेज के फॉर्म है, ठीक है। आपको मैं नीचे दिखा दूं, देख सकते हो ये पूरा, यहाँ देख सकते हो ये फॉर्म चल रहा है। ये पूरा एक्सेप्टेंस फॉर्म है, यहाँ तक आपका एक्सेप्टेंस फॉर्म है जो कि आपके 11 पेज का है। उसके बाद आपका अटेस्टेशन फॉर्म आ जाएगा। अटेस्टेशन फॉर्म जो है वो 5 पेज का है, ठीक है। तो मुख्यतया आपको क्या करना है कि एक्सेप्टेंस फॉर्म, मैं इस वीडियो के अंदर में दोनों फॉर्म के बारे में बताऊंगा और दोनों फॉर्म कैसे भरे ये बताऊंगा। सबसे पहले तो देखिए, ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एस्टेब्लिशमेंट 3rd ब्रांच ओल्ड सेक्रेटरीट दिल्ली 110054। हाँ, फॉर्म फॉर एक्सेप्टेंस ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। हाँ, ये एक्सेप्टेंस फॉर्म है। हाँ, ये आपका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट के लिए है, ठीक। और ये ना, आपका जितना भी टीजीटी का कार्य है वो सारा ज्वाइनिंग से रिलेटेड कौन देखता है, वो आपका E3 ब्रांच देखती है। E3 मतलब इस्टेब्लिशमेंट 3rd ब्रांच। हाँ, आपका जितना भी काम होगा ज्वाइनिंग से रिलेटेड वो यही देखेगी। आपका मेमोरेंडम जारी करने का, ठीक है, आपको मेल भेजने का, या जो भी कार्य होगा वो सारा का सारा आपका E3 ब्रांच से होगा। अब यहाँ पर फॉर्म भरना शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए, आई आई के बाद में आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पर जैसे किसी का नाम, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, राहुल, RAHUL। ये बिल्कुल आपको कैपिटल लेटर में भरना है। आप पूरा नाम भरना है, ये नहीं कि आप अपना टाइटल नहीं डालोगे। जो नाम ऑफिशियली आपका है डॉक्यूमेंट्स के अंदर में, और वो भी कौन से 10th क्लास के अंदर में आपका जो नाम है वही नाम यहाँ पे भरना है, ठीक है। फिर उसके बाद हेयर बाय एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन टू द पोस्ट ऑफ टीजीटी, TGT MIL
डैश। तो यहाँ पर आपको टिक करना है, टीजीटी पे टिक करना है और यहाँ पर अपना सब्जेक्ट लिखना है। जैसे आप मान लीजिए इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश, या संस्कृत SANSKRIT। तो इस तरीके से आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। ऑफर टू मी वाइड मेमोरेंडम नंबर डैश डेटेड, हाँ डैश देयर ऑफ सबमिट पर्टिकुलर्स डिटेल्स एज एंटर। अब यहाँ पर देखो ये लिखा है वाइड मेमोरेंडम नंबर। अब मेमोरेंडम नंबर क्या होता है मैं आपको बताऊं। ये आपका मेमोरेंडम है, ठीक है। ये इसमें आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए नंबर, ये है का मेमोरेंडम लिखा हुआ है यहाँ पर। और ये आपका डीवी से, अपॉइंटमेंट लेटर भी इसे बोलते हैं, ये डीवी से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से कुछ दिन पहले आपके पास में आता है। बाय पोस्ट भी आपके घर जाता है और वेबसाइट पर भी अपलोड होती है। तो आप बाय पोस्ट का इंतजार मत करिएगा, वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये मेमोरेंडम नंबर है, नंबर FF नंबर DE341DRC TGT संस्कृत मेल 2022 1777। ठीक है, ये आपका पूरा टोटल नंबर है। यहाँ पर आपको ये पूरा नंबर यहाँ पे भरना है, जो नंबर अभी आप लोगों ने देखा। उसके बाद में डेटेड, ये रहा 8 अगस्त 2022, ये डेट आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ से आपका फॉर्म भरना शुरू होता है। आई हेयर बाय सबमिट माई पर्टिकुलर्स एज अंडर, यहाँ पे फादर्स नेम, तो यहाँ पे अपने पिताजी का नाम लिखना है। हाँ, जो कुछ भी नाम है, जैसे कैलाश झा, ठीक है, ये लिखा। हस्बैंड नेम, यदि हस्बैंड नेम आप मैरिड हो तो हस्बैंड नेम लिखना है, नहीं हो तो हस्बैंड नेम नहीं लिखना है, उस पर ऐसे करके डैश कर देना है। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ अपनी लिखनी है, जो कि आपकी 15/5/1994 ऐसे करके, कुछ भी जो डेट ऑफ बर्थ आपकी है, और जो 10th क्लास के मार्कशीट या सर्टिफिकेट पे जो डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। वेदर बिलोंग टू SC ST OBC PH एक्स मैन एक्सेट्रा, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, किससे आप बिलोंग करते हो। यदि जनरल से करते हो तो आपको लिखना है UR, ठीक है। हाँ, और यदि आप SC से करते हो, ST से करते हो, OBC से करते हो, तो वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक फोटो लगानी है जो कि पासपोर्ट साइज होगी आपकी, ठीक। और उस पर क्रॉस साइन करना है आपको, यहाँ से क्रॉस करते हुए आपको यहाँ पे करना है, या यहाँ से क्रॉस करते हुए ऊपर भी कर सकते हो, ठीक है। जनरली यहाँ से क्रॉस करते हुए ऊपर करना है, ठीक है। फोटो के ऊपर आधा बाहर होना चाहिए, आधा फोटो ऊपर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आते हैं, यहाँ पर आपको आपको सारा एकेडमिक या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डालनी है। देखिए इसमें 5 कॉलम है। सबसे पहले आपको सीरियल नंबर डालना, और ये बिल्कुल सीरियल वाइज होना चाहिए। सबसे पहले आपको डालना अपना यहाँ पे 10th का, 10th, जैसे जिसने गुरुकुल से किया है उसमें 10th क्लास को क्या कहते हैं, जैसे कहीं कहीं पे पूर्व मध्यमा कहते हैं, तो पूर्व मध्यमा लिखनी है। उसके आगे में ब्रैकेट में आपको ये डालना है, ठीक है, पूर्व मध्यमा या प्राक शास्त्री, ठीक है। वो लिख करके ब्रैकेट में आपको 10th डालना है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करते हैं वो लोग क्लास के बारे में नहीं जानते, और वहां कहीं पे भी ये भी नहीं लिखा होता है कि 10th क्लास, हाँ ये सब चीजें नहीं लिखी होती है। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज विशेष ध्यान रखना। नेम ऑफ बोर्ड और यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपको किस बोर्ड से है, जैसे संपूर्णानंद है, या आपका राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जो कि आप केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय बन गया, इस प्रकार से है, तो वो यहाँ पे भरना है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, जिस इंस्टीट्यूट से, यहाँ पे CBSE भी डाल सकते हो, जो CBSE से किए हुए हैं वो CBSE डालेंगे। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट में आपको स्कूल का नाम लिखना है, जो स्कूल से है वो स्कूल का नाम लिखेंगे, जो गुरुकुल से है वो गुरुकुल का नाम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अंदर में आपका मुख्य सब्जेक्ट जो है, यहाँ पर इतनी सी जगह है, इसके अंदर में जैसे संस्कृत वाले हैं तो वो ज्यादातर लोग या तो व्याकरण से होते हैं या तो साहित्य से होते हैं,
या तो दर्शन से होते हैं। हाँ, तो वो यहाँ पर लिखना है। संस्कृत भी लिख सकते हो, संस्कृत। ठीक है। और जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, वो लोग अपने कुछ सब्जेक्ट जैसे आपका हम्म, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, वो यहाँ पर लिखना है। डिवीजन कौन सी डिवीजन है, जैसे फर्स्ट डिवीजन है तो फर्स्ट परसेंटेज, कितने परसेंटेज है, 65%। ईयर ऑफ पासिंग कौन सा है, तो 2008। इस प्रकार से आपको ये पूरा भरना है। दूसरे नंबर पर आएगा 10th के बाद में 12th है। जो गुरुकुल से हैं वो लोग अपना उत्तर मध्यमा वगैरह जो भी है वो लिख सकते हैं। फिर सीबीएसई बोर्ड है तो सीबीएसई बोर्ड या गुरुकुल के जो जो भी बोर्ड है या जो भी यूनिवर्सिटी है उसका नाम लिखना है यहाँ पे। स्कूल का नाम लिखना है। सब्जेक्ट लिखना है, जो भी सब्जेक्ट आपके हैं वो सब्जेक्ट यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद में फिर डिवीजन यहाँ पे लिखना है, परसेंटेज लिखना है और ईयर लिखना है। सेम चीजें यहाँ पर फिर से आएगी। तीसरे नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पे आपका बीए या ग्रेजुएशन। ठीक है, ग्रेजुएशन या बीए लिख सकते हो। और जो शास्त्री वगैरह किए हैं वो अपना शास्त्री लिखे। ठीक है, लेकिन शास्त्री लिखने के बाद में साथ में ब्रैकेट में बीए जरूर डाल दे, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करते हैं उनको ये पता नहीं होता है कि ये शास्त्री या शिक्षा शास्त्री ये सब चीजें क्या होती है। तो वो चीज संस्कृत वाले विशेष करके ध्यान रखें। जैसे शास्त्री लिखा है तो उसके नीचे में बीए लिख सकते हैं ब्रैकेट में, ताकि क्लैरिटी रहे, वो लोग भी कंफ्यूज ना हो और डेफिशिएंसी आपको ना मिले। नहीं तो फिर वो आपसे पूछेंगे शास्त्री क्या होता है, हाँ फिर आपसे सवाल करने लग जाएंगे। उसके अंदर नेम ऑफ बोर्ड और यूनिवर्सिटी, यहाँ पे किस बोर्ड से किस यूनिवर्सिटी से है। और फिर इंस्टीट्यूट या किस कॉलेज से। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में होता है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी मतलब डीयू। और उसका कोई कॉलेज होता है जैसे देश बंधु कॉलेज, तो यहाँ पे देश बंधु लिखना है। ठीक है, या आपका लड़कियों का है तो कमला नेहरू कॉलेज, इस प्रकार से ये लिखना है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अंदर में आपको संस्कृत लिखना है या हिंदी है या इंग्लिश है या जो भी सब्जेक्ट है वो लिखना है। और फिर उसके बाद में डिवीजन, कौन सा डिवीजन है, परसेंटेज और ईयर, किस ईयर में आपने पास किया है। उसके अंदर चौथे नंबर पे आते हैं बीएड। जो लोग जिसका शिक्षा शास्त्री है वो शिक्षा शास्त्री लिखेगा, साथ में ब्रैकेट में बीएड जरूर लिख दे। जो भी यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी, और जो भी कॉलेज है उस कॉलेज का नाम। यदि मान लीजिए आपने जैसे देखिए कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से किया, तो वहां पर कॉलेज नहीं है, तो वही यूनिवर्सिटी का नाम कॉलेज के जगह पर है। इंस्टीट्यूट के अंदर में, इंस्टीट्यूट की जगह पर भी यूनिवर्सिटी का ही नाम आएगा, दोनों जगहों पर सेम नाम होगा। ठीक है, यदि सेम नाम हो तो आप लोग ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, ये सेम एज, ये जो साइन होते हैं ना दो ऐसे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, उसको वो लिख सकते हो। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अंदर में संस्कृत शिक्षण। ठीक है, और फिर उसके अंदर डिवीजन, डिवीजन के अंदर में आपका कौन सा डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन है या सेकंड डिवीजन है, परसेंटेज और ईयर। उसके अंदर यहाँ पर ना पांचवा कॉलम जो है आपका, ये क्या रहेगा कि यदि आपके पास में एमए है या आचार्य है तो आप वो लिखेंगे। यदि नहीं है तो आप सीटेट का लिखेंगे। ठीक है, सीटेट के अंदर में आपका सीबीएसई होगा। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट के अंदर में भी सीबीएसई ही आएगा। और आपका सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट वहां पे आपके हैं वो लिख सकते हो, एसएसटी। और लैंग्वेज के अंदर में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, वो लिख सकते हो। डिवीजन, कौन सी डिवीजन है, उसके अंदर में डिवीजन को आप छोड़ भी सकते हो, वैसे डिवीजन निकाला जा सकता है। 60% से ऊपर है तो आपका फर्स्ट डिवीजन होगा, और इसमें 60% क्वालिफाई ही होता है, तो इसलिए फर्स्ट डिवीजन भी लिख सकते हो। परसेंटेज, कितनी परसेंटेज आई है, और आपका यहाँ पर किस साल में आपने पास किया। ठीक है, ये पूरा डिटेल आपको सीरियल वाइज ऐसे ही भरना है। उसके बाद आगे चलते हैं। इफ डिस्प्लेस्ड पर्सन प्लेस फ्रॉम वेयर माइग्रेटेड, यहाँ पर कहीं से आप डिस्प्लेस हुए हो, किसी जगह से आप आए हो, तो वो माइग्रेटेड जगह का नाम लिखना है। जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो वो चीज यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, उसके बाद डिटेल्स ऑफ पोस्ट हेल्ड प्रीवियसली इफ एनी। ये
प्रीवियस पोस्ट जो है, अगर आपने जो कोई भी कहीं पे आपने जॉब वगैरह किया है तो उसके बारे में लिखना है। नेम ऑफ द पोस्ट, किस पोस्ट पे आपने जॉब किया है वो यहाँ लिखना है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, किस डेट से आपने ज्वाइनिंग की है ये लिखना है। डेट ऑफ लीविंग, हाँ, आपने कब इसको छोड़ा। और नेम ऑफ डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री में थे या किस डिपार्टमेंट में थे वो यहाँ पर लिखना है। ऐसे ही आपका दूसरा भी यहाँ पर लिखना है। हाँ, मान लीजिए एक जॉब आपने किया, फिर उसके बाद उसको छोड़ करके दूसरा जॉब पकड़ा, तो वो यहाँ पर लिखना है। और अगर मान लीजिए आपने ज्वाइन करने के बाद में एक ही जॉब पकड़ा है और उसको अभी तक कर रहे हो, तो यहाँ पर टिल नाउ लिखना है। ठीक है, टिल नाउ ये लिखना है। और कोई भी ये चीज मतलब कि आपका यहाँ पर गलती वगैरह ये चीजें हैं, अगर देखो आप यहाँ पर ना, अगर थोड़ा सा आपको अगर नहीं भी पता हो तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, वहां पर वो बोल देंगे कि ये चीज इसमें कमी है, वो भर दो। तो वो चीजें present and correspondence address at which further communication will be made। तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट एड्रेस लिखना है, जो कि आपका पत्राचार का भी एड्रेस हो, जहाँ पर पोस्ट के माध्यम से आप लोगों को जैसे भी मेमोरेंडम भेजा गया है, अपॉइंटमेंट लेटर, फिर और भी चीजें वो पोस्ट के माध्यम से ही पहुंचती है, तो वो पोस्ट के माध्यम से पहुंच सके, ये आपको डालना है। ठीक है, यहाँ पर पूरा एड्रेस डालना है पिन कोड के साथ, और मोबाइल नंबर भी डालना है। फिर उसके बाद में परमानेंट एड्रेस डालना है, जो कि आपने डीएसएसबी के फॉर्म में जो भरा था एड्रेस, वही एड्रेस यहाँ पर डालना है। और उसके बाद में पिन कोड उसका डालना है, कॉन्टेक्ट नंबर डालना है, और ईमेल आईडी अपना डालना है। तो ईमेल आईडी में एक बात है, बहुत से लोग ऐसा बोल रहे हैं कि सर मेरा ईमेल आईडी जो है ना, वो साइबर कैफे वाला था, तो अब मैं चेंज करवाना चाहती हूँ। डीएसएसबी चेंज करने का मौका नहीं देता है। वो एडिट करने का ऑप्शन तो रहता है, पर वो एडिट होता नहीं है। तो आप ना यहाँ पर ना वो अभी वाला अपना ईमेल आईडी डालिए, और उनको बोल दीजिए कि सर ये ईमेल आईडी है, इसी पर मेरा आगे का जैसे मेडिकल लेटर जो होता है वो, और भी जो चीजें हैं वो चीजें यहाँ पर आपका डालें। ठीक है, तो ये चीज आप वहां पर बोल सकते हैं। ठीक, आगे, इफ एम्प्लॉयड एट प्रेजेंट द डेट व्हेन शी विल बी रिलीव्ड फ्रॉम द पोस्ट। अब यदि आप कहीं पर एम्प्लॉयड हो तो आप कब उसको छोड़ोगे ये जरूर लिखना है। ठीक है, ज्वाइन करने से पहले छोड़ोगे ना, तो वो लिखना है। और एनी अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, और जितने भी कुछ और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको देनी है तो वो यहाँ पर दे सकते हो। ठीक, ये आपका फॉर्म है, यहाँ पे डिक्लेरेशन है। हाँ, यहाँ पे आपको डेट डालनी है, सिग्नेचर करना है, अपना से साइन करना होगा, और यहाँ पर नाम लिखना है, वो भी कैपिटल लेटर में। ठीक है, फिर अंडरटेकिंग है। ये तीन चार मतलब कि अंडरटेकिंग आपको भरनी है। इसमें पहला जो है, ये वाला अंडरटेकिंग कैसा है कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स या बोर्ड में, कमीशन में, यूनिवर्सिटी में कहीं पे भी आप डिबेट नहीं हो। हाँ, जिसके यदि आप ऐसा मिलता है, तो आपका जो ये अपॉइंटमेंट है कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको टर्मिनेट किया कर दिया जाएगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखते हुए ये अंडरटेकिंग भरना है। यहाँ पर अपना नाम लिखना है कैपिटल लेटर के अंदर में, यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना है जो कि रनिंग हैंड होना चाहिए, डेट डालनी है, और यहाँ पर फिर से अपना कैपिटल लेटर में नाम लिखना है, इन ब्लॉक लेटर मतलब कैपिटल लेटर। ठीक है, फिर यहाँ पर डिक्लेरेशन डालना है कि आई, यहाँ पर अपना नाम लिखना है, डिक्लेयर एज अंडर दैट आई एम अनमैरिड, विडोवर और विडो। तो यहाँ पर ये लिखना है, अगर आप अनमैरिड हो तो इस पे टिक करना है, विडोवर हो तो यहाँ पे टिक करना है, विडो हो तो यहाँ पे टिक करना है। और यदि आप मैरिड हो तो यहाँ पर ये लिखना है दैट आई एम मैरिड एंड हैव ओनली वन स्पाउस लिविंग। हाँ, आपका एक ही मतलब जो पति है, तो एक पति है, या पत्नी है तो एक पत्नी है। ठीक है, उसके बाद में यदि मान लीजिए आपने दूसरी शादी कर ली, हाँ, आपको किसी कारणवश, तो यहाँ पर ये है कि दैट आई हैव एंटर्ड इनटू और कॉन्ट्रैक्टेड ए मैरिज विद ए पर्सन हैविंग ए स्पाउस लिविंग। हाँ, तो यहाँ पर मान लीजिए किसी मतलब किसी ने तलाक दे करके दूसरी शादी कर ली, तो यहाँ पर उसका मेंशन, इसको टिक करना है। ठीक है, और ये भी है कि दैट आई हैव एंटर्ड इनटू एंड कॉन्ट्रैक्टेड ए मैरिज विद अनदर पर्सन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ माई स्पाउस।
हाँ, और एप्लीकेशन माई ग्रांट एग्जम्पशन इज क्लोज्ड। हाँ, तो यहाँ पर उसके बारे में करना है कि यदि, हाँ, ये आपको एक मैं शादी की और दूसरे पर्सन से, जो कि लाइफ टाइम जो है वो अपनी पत्नी या पति को छोड़ करके आपने शादी की है, तो ये लिखना है। एक यहाँ पर दूसरे के, जो कि मान लो दूसरा कोई है उसने तलाक दिया है, उससे शादी कर रहे हैं तो इस पे टिक करना है, और अगर मान लो आपने खुद से किया है तो इस पे टिक करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये जो है, ये ऊपर वाला जो है सब कुछ ट्रू है, इसको मानते हुए यहाँ पर अपना डेट डालना है, सिग्नेचर करना है। ठीक है, फिर ये ओथ लेना है कि आप जो है भारत की ये सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी, हाँ, इसको बचा करके रखेंगे, ये और अपनी ड्यूटीज को पूरा करेंगे, ये सब ईमानदारी के साथ में इसमें यहाँ पर इसका ये शपथ लेना है। तो यहाँ पर अपना नाम लिखना है, डेट लिखना है, और यहाँ पे सिग्नेचर करके फिर अपना नाम पूरा लिखना है बैंक ब्लॉक लेटर में। फिर यहाँ पर फिर से अंडरटेकिंग है, जो कि आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। यदि आपके डॉक्यूमेंट्स कहीं भी किसी भी बोर्ड में, जैसे मान लीजिए आपने कहीं नकल करते हुए पकड़े गए हैं, या कुछ ऐसा भी हुआ है कि बोर्ड के अंदर में या यूनिवर्सिटी के अंदर में आपके केस चल रहा हो, तो वो चीज ना हो। हाँ, यदि ऐसा पाया जाता है तो फिर आपको ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दिया जाएगा और टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर अपना नाम लिखना है, यहाँ पर अपने फादर का नाम लिखना है या हस्बैंड का नाम लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे सिग्नेचर, फिर अपना नाम, ब्लॉक लेटर में रोल नंबर, जो ये टीजीटी जो पास किए हो उसका रोल नंबर, कौन से सब्जेक्ट में पास किए हो यहाँ पर ये लिखना है, टीजीटी का पोस्ट कोड लिखना है। जैसे टीजीटी संस्कृत वाले हैं तो वो 55/21 लिखेंगे, फीमेल वाले जो है। फिर ये अंडरटेकिंग फिर से है, यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन लिखना है कि आपको गेटिंग सर्विस फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल बॉडी, ऑटोनोमस एंड इंस्टीट्यूशन अंडर दिल्ली गवर्नमेंट। यहाँ पर अपना नाम लिखना है, और फादर का नाम या हस्बैंड का नाम लिखना है, और यहाँ पे एड्रेस लिखना है। ये चीजें लिखनी है यहाँ पे आपका, कि आप जो है इसमें सर्विस पा रहे हो, उसके लिए अंडरटेकिंग लिखना है। ठीक है, यहाँ पर फिर सिग्नेचर करना है, प्लेस डालना है न्यू दिल्ली, और अपना नाम लिखना है, वो भी कैपिटल लेटर्स में। अब यहाँ से आपका अदर ये होता है, ये छोड़ना है, जो यूआर कैंडिडेट हैं वो ये छोड़ देंगे, या जो एससी कैंडिडेट हैं वो भी ये छोड़ देंगे। ये केवल ओबीसी कैंडिडेट बनेंगे। इसमें अपना नाम, पापा का नाम या हस्बैंड का नाम, और एड्रेस, फिर किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर ओबीसी सर्टिफिकेट नंबर, एनसीएल सर्टिफिकेट नंबर, क्योंकि ओबीसी के लिए एनसीएल जरूर चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सिग्नेचर, नाम, रोल नंबर, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखनी। ठीक, फिर उसके बाद में आता है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो है वो अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे, और अपने हस्बैंड नेम या फादर नेम, एड्रेस, फिर उसका किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। यदि वो आपके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड कास्ट से हैं तो वो ईडब्ल्यूएस नहीं होंगे। ईडब्ल्यूएस केवल जो जनरल कैटेगरी है उसमें से ही आपका 10% आरक्षण है। और कल ही न्यूज आई है कि इस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड और करार दे दिया है, कि 5 लोगों के जज, जो 5 जजों की पीठ थी, उसमें से 3 जजों के 3 जज जो थे इसके सहमति में थे, और 2 जज जो थे वो इसकी असहमति में थे। तो फिर से जो आरक्षण जो है वो जारी रहेगा। तो ये इसमें अब यहाँ पर जो ये जनरल में से 10% आरक्षण है, तो वो यहाँ पर लिखना है नॉट रिकॉग्नाइज्ड है। हाँ, एससी एसटी और ओबीसी में नहीं होने चाहिए सेंट्रल लिस्ट में। ठीक है, फिर यहाँ पर अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नंबर, उसका डेट, डेट यहाँ डालना है, सिग्नेचर, नाम और रोल नंबर यहाँ पे लिखना है। फिर उसके अंदर यहाँ पे फिर ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसमें अपना नाम लिखना है, हस्बैंड नेम या फादर नेम लिखना है, और उसके बाद में आपका टीजीटी यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है, जैसे संस्कृत है तो संस्कृत। ठीक है, पोस्ट कोड लिखना है 55/21। ठीक, यहाँ पे आपका ये लिखना है कि यही चीज, ये जो पूरा यहाँ से आई से एटसेट्रा तक दिया है, इसी को आपको यहाँ पर रनिंग हैंड में लिखना है।
और ये बिल्कुल ध्यान रखना, ये चीज आपका मैच करवाया जाता है। जब आपने डीएसएसबी का फॉर्म भरा था, ठीक है, उसमें आपसे अंडरटेकिंग लिखवाई गई थी। वो अंडरटेकिंग और ये जो अंडरटेकिंग है, यहाँ पर जो आप लिखोगे इसको मैच करेंगे। का आप आई कैसे बनाते हो, इस तरीके से बनाते हो या इस तरीके से बनाते हो, जैसे भी बनाते हो, आई ऐसे बनाते हो, जैसे भी बनाते हो, टी बनाने का तरीका, वो सारी चीजें वो मैच करते हैं जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करते हैं। और यदि उसमें आपको उनको थोड़ा भी लगता है कि इधर उधर है, हाँ सही से नहीं लिखा हुआ है, तो फिर वो क्या करते हैं, आपका डेफिशिएंसी दे देते हैं। तो इसको ध्यान से भरना। हाँ, ये चीज विशेष, मतलब इस पे यहाँ पर ध्यान देना, जो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज आपको यहाँ पे पूरे में लिखना है। ठीक है, जगह बहुत है। यहाँ पर कैंडिडेट का सिग्नेचर है। हाँ, टू बी साइन बिफोर द वेरीफाइंग अथॉरिटी। ये देखिए यहाँ पे जब वेरीफाइंग अथॉरिटी है, वो जब बोल दे उसके बाद यहाँ पर साइन करना है। पहले नहीं साइन करके, अगर आप पहले फॉर्म भर के लेकर के जाते हैं तो यहाँ पर नहीं करना है, ये आपको उनके सामने में करना है। ठीक है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, उल्टे हाथ का अंगूठा लगाना है। राइट थंब इम्प्रेशन मतलब सीधे हाथ का अंगूठा लगाना है। एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन फॉर पोस्टिंग ऑफ ऑन द पोस्ट ऑफ टीजीटी एमआईएल, ये वाला जो फॉर्म है ये आपका एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन होता है, और यही आपकी वेबसाइट पर भी जाता है। जो डीओई की वेबसाइट पर जब आप ज्वाइनिंग कर लेंगे तो यहाँ से डिटेल आपकी वहां पर पहुंच जाएगी। फर्स्ट नेम लिखना है आपको, और फिर मिडिल नेम, यदि मिडिल नेम है तो ठीक है, नहीं है तो ऐसे डैश कर देना। लास्ट नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, फादर नेम है, हस्बैंड नेम है, मैरिटल स्टेटस, मैरिड हो अनमैरिड हो ये लिखना है यहाँ पे। ठीक है, या अनमैरिड हो तो UN। ठीक, इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है। मेल, मेल में मतलब जेंडर में कौन सा हो, आप मेल हो या फीमेल हो। ओरिजिनल कैटेगरी SC ST OBC PH जनरल EWS, तो यहाँ पर वो लिखना है। जनरल हो तो जनरल लिखना है। सब कैटेगरी उसके अंदर में कौन सी है, ठीक है, या SC ST में हो तो SC लिखना है कौन सी, और सब कैटेगरी है। यहाँ पे सिलेक्शन कैटेगरी, फिर किस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ है। जैसे कुछ लोग जो है SC में है लेकिन उनका कैटेगरी में सिलेक्शन किस में हुआ है, जनरल में हुआ है, तो वो चीज यहाँ पर लिखना है। ठीक है, मेंशन द कैटेगरी इन विच कैंडिडेट इज सेलेक्टेड, यहाँ पर ये उसको मेंशन करना है। रेसिडेंशियल एड्रेस एज मेंशन DSSB के फॉर्म पर जो आपने मेंशन किया था सबमिट करते टाइम पे, वही एड्रेस यहाँ पर लिखना है। और नेम ऑफ नियरेस्ट गवर्नमेंट स्कूल, जो पास का अपना गवर्नमेंट स्कूल का नाम लिखना है यहाँ पे, जो कि करंट रेसिडेंस हो, जो आप जहां पर अभी रह रहे हो उसके अनुसार हो, ताकि स्कूल जो है उसी को कैलकुलेशन करके आपको स्कूल अलॉटमेंट होगा। उसी के आसपास में, ज्यादा दूर नहीं आपको स्कूल मिलते हैं। और ये जो स्कूल है वो आपको कहाँ पर मिल जाएगा, www.edudellnic.in, ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आप जाएंगे, वहां पर स्कूल की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। और यदि नहीं मिलती है, हाँ, तो आप बता दीजिएगा। मैं वैसे पूरी लिस्ट वेबसाइट पे है, अवेलेबल है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, यहाँ पर और स्कूल की आईडी जो है, स्कूल आईडी, जो स्कूल आप भरोगे उसके स्कूल की आईडी उसके सामने में लिखी होती है। जैसे 19 25 356, ये है एक स्कूल की आईडी है। ऐसे ही आपकी स्कूल की आईडी 6 नंबर की होती है, वो लिखी होती है। ठीक है, फिर मोबाइल नंबर डालना है आपको अपना, और ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद यहाँ पे डेट डाल करके सिग्नेचर करना है। ये आपका पूरा फॉर्म भर गया, ये आपका एक्सेप्टेंस फॉर्म भर गया। ठीक है, इसके बाद अब आते हैं मेन फॉर्म पे, अटेस्टेशन फॉर्म। इसकी एक ही कॉपी रखनी है। एक बात और है, जब ये फॉर्म आप भरेंगे तो उसमें एक चीज जरूर करना, जितने भी फॉर्म के पेज है सब पे सेल्फ अटेस्टेड, और नीचे अपना सिग्नेचर, ऐसे करके आप अपना सिग्नेचर कर देना और डेट डाल देना। ये चीज हर फॉर्म के पेज पे करना है आपको। सेल्फ ये मतलब कि आपका एक्सेप्टेंस फॉर्म हो चाहे अटेस्टेशन फॉर्म हो, उस पे करना है आपको। फिर हम आते हैं, अभी ये भी बाकी है, इसी का ही है, एक्सेप्टेंस फॉर्म का ही है, सॉरी, ये इसी का, ये एक्सेप्टेंस फॉर्म का यहाँ पर ये फोटो लगेगा।
एक 4/6 का, और क्रॉस साइन बाय लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में करना है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। क्रॉस साइन करना है, फोटो पर से नीचे जाना है। क्रॉस साइन बाय ऑफिशियल परफॉर्मिंग कैंडिडेट्स डीवी राइट साइड, यहाँ पर राइट साइड में करना है, वहां पर ऑफिशियल परफॉर्मिंग कैंडिडेट जो है वो उनके सामने में करेगा, ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में भी करना है और राइट साइड में भी करना है। और आपका 4/6 की फोटो होगी, नाम अपना लिखना है, रोल नंबर है, पोस्ट कोड है, पोस्ट नेम है, कौन सा है, कैंडिडेट का सिग्नेचर है, और ये डीबी ऑफिशियल जो है वहां पर जो आपके डीबी डीबी करेंगे उनका साइन होगा, और सेक्शन ऑफिसर का साइन होगा। ये फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट होता है, एक्सेप्टेंस फॉर्म। सब पे सेल्फ अटेस्टेड लिख देना और साइन कर देना। यहां से आपका अटेस्टेशन फॉर्म शुरू होता है। इसकी आपको 3 कॉपी बनानी, 3 सेट इसका बनाना है, ठीक है। इसमें ये वार्निंग लिखा हुआ है, ये वार्निंग जरूर ध्यान से पढ़ लीजिए। द फर्निशिंग of false information or suppression of any factual information in the attestation form would be a disqualification and is likely to render the candidate unfit for employment under the government। तो यहाँ पर अगर आपने false information भरा, हाँ कोई भी इंफॉर्मेशन आपने छुपाया, हाँ कि जो आपने बताया नहीं और बाद में पता लगा, तो फिर वो आप अनफिट माने जाओगे और आपको निकाल दिया जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे 5/7 सर्टिफिकेट असाइन, देखिए अफिक्स साइंड पासपोर्ट साइज फोटो ही लेना, उसको थोड़ा सा बड़ा करवा देना, ताकि ये आपका 5/7 सेंटीमीटर का पासपोर्ट साइज ही होता है फोटो, वही लगा देना यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ से भरना है, ये चीज देख लो। और इसमें दूसरा वाला जो है, इट डिटेन्ड, अरेस्टेड, हाँ, प्रोसिक्यूटेड, बाउंड डाउन, फाइंड, कन्विक्टेड, डिबेट, acquitted, etc. subsequent to the completion and submission of this form। मतलब यह यहाँ पे कभी आप अरेस्ट हुए हो, हाँ, प्रोसिक्यूट किया है, बाउंड डाउन किया है, या फाइन किया है, कन्विक्ट हो, ये डिबेट हो, तो ये सब चीजें आपको वहां पर भर देनी है। यहाँ पे फॉर्म में आएगा ऑप्शन, उसमें यस कर देना है और उसके बारे में डिटेल दे देना है। यदि आपने ऐसा नहीं किया, बाद में पता लगा, ठीक है, ये देखिए, द डिटेल्स ऑफ कम्युनिकेशन इमीडिएटली टू द अथॉरिटी टू whom द अटेस्टेशन फॉर्म हैज बीन सेंट अर्लियर। यानी कि ये बता देना है, यदि आप कभी अरेस्ट हुए हो, डिटेन किए गए हो, तो उसी टाइम बता देना है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे। यदि आपने नहीं बताया, फॉलोइंग विच इट विल बी डीम्ड टू बी ए सप्रेशन और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। तो यदि आपने ऐसा नहीं किया तो फिर क्या होगा, आपका जो है आपको डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा, यदि बाद में पता लगता है तो। इन द फैक्ट that false information has been furnished in the attestation form comes to notice at any time during the service of a person, his services would be liable to be terminated। अगर बाद में कभी भी पता लगा तो लायबल होंगे वो टर्मिनेटेड के लिए, ये चीज विशेष ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पर से फॉर्म भरा जाएगा, नेम इन फुल, फुल नेम यहाँ पर लिखना है, उसके साथ में आपको सरनेम के साथ, सरनेम मिडिल नेम जो भी है वो पूरा यहाँ पे डिटेल में लिखना है। प्रेजेंट एड्रेस, जहां आप रह रहे हो उसका पूरा एड्रेस, होम एड्रेस इन फुल, घर का पूरा एड्रेस, यदि परमानेंट एड्रेस और ये दोनों के दोनों सेम है तो दोनों सेम लिखने हैं। यदि ऐसा नहीं है, हाँ, तो अभी प्रेजेंट में जहाँ रह रहे हो उसका पूरा गांव का नाम, डिस्ट्रिक्ट, थाना, सब कुछ लिखना है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको होम एड्रेस में पूरा का पूरा एड्रेस लिखना है। यदि आप पाकिस्तान या बांग्लादेश से और आए हो तो फिर यहाँ पर लिखना है, हाँ, और नहीं तो फिर इसको छोड़ देना है, NA कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है, ये चौथा पॉइंट है, पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेसेस with period of residence where you have resided for more than 1 year at a time during the preceding 5 years, in case to stay in case of stay abroad including Pakistan, particularly of all place, uh,
resided where you have resided for more than 1 year after attaining the age of 21 years should be given। हाँ, तो यहाँ पर ना 21 साल देना होगा अगर आप यहाँ से पाकिस्तान वगैरह से आते हो तो। ये कोई इतना अभी पाकिस्तान से बहुत मतलब रेयर केस होगा जो कि कोई आएगा। अब यहाँ पर अपना बारे में लिखना है कि कब से कब तक आप रहते हो अपने एड्रेस पे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई रहता है कि जन्म से रहता है तो वो अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देगा। कोई अगर मान लो 5 साल से 10 साल से रह रहा है तो यहाँ पर डालेगा कब से और कब तक। ठीक है, और यहाँ पे रेसिडेंशियल एड्रेस पूरा का पूरा लिखना है फिर से। हाँ, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ द प्लेस मेंशन्ड इन द प्रिसाइडिंग कॉलम। हाँ, यहाँ पर पूरा डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पर लिखना है, कब से कब तक आप रहते हो प्रेजेंट एड्रेस पे। फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पर फादर का पूरा नेम लिखना है, पूरा नाम, पापा का पूरा नाम लिखना है। ठीक है, नेशनलिटी लिखनी है बाय बर्थ या बाय डोमिसाइल। हाँ, निवास से या बर्थ से उनका कहाँ का है नेशनलिटी, वैसे तो इंडियन ही होगा। प्लेस ऑफ बर्थ कौन सी जगह पर हुए हैं, दिल्ली में हुए हैं, बिहार में हुए हैं, उत्तराखंड में हुए हैं, राजस्थान में हुए हैं, वो लिखना है। ऑक्यूपेशन वो क्या पैसा क्या मतलब कि वो कौन सा व्यवसाय करते हैं, किसमें है वो, यहाँ पर पूरा, और उनकी डेजिग्नेशन पोस्ट भी लिखनी है। ठीक है, एड्रेस यदि हो तो यहाँ पे एड्रेस भी लिखना है। प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस इफ डेड गिव लास्ट एड्रेस, तो उनका अभी प्रेजेंट का पोस्टल एड्रेस देना है, यहाँ पर पोस्ट किया जा सकता है। परमानेंट होम एड्रेस घर का गांव का एड्रेस देना है। ठीक है, उनका ऐसे ही मदर का भी करना है, मम्मी का भी करना है, उनका पूरा नाम, नेशनैलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ वो पैदा हुई थी, वो क्या व्यवसाय करती है, यदि हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ लिख देना है। हाँ, उसके अंदर प्रेजेंट एड्रेस तो ये सेम होगा, तो ये तो सेम में तो दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, सेम होगा। फिर उसके बाद परमानेंट एड्रेस भी सेम। वाइफ और हस्बैंड, यदि आपके वाइफ है तो आपके अपने वाइफ के बारे में लिखना है, यदि हस्बैंड है तो हस्बैंड के बारे में यहाँ पे लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद में उसका नाम लिखने के बाद में आपका ये लिखना है कि नेशनैलिटी कौन सी है, प्लेस ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन क्या व्यवसाय करते हैं, प्रेजेंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस और परमानेंट होम एड्रेस। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही भाई के बारे में करना है कि कितने भाई हैं, जितने भी भाई हैं ना आपके वहाँ पे, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर करके आपको अपने भाइयों के बारे में लिखना है। ऐसे ही आपको अपने बहनों के बारे में लिखना है, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, ये क्योंकि जितने भाई बहन है सबके बारे में आपको डिटेल में लिखना है। ठीक है, वो सब चीजें लिखनी है। यदि कोई पढ़ाई कर रहा है तो फिर वो पढ़ाई के बारे में भी यहाँ पे लिख सकते हो, ऑक्यूपेशन मतलब स्टडी स्टूडेंट है। फिर एड्रेस और होम एड्रेस तो सेम होगा, यदि अलग जगह पर रहते हैं तो अलग भी लिख सकते हैं। फिर इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड विद रिगार्ड टू सन्स एंड डॉटर्स इन केस दे आर स्टडिंग लिविंग इन फॉरेन कंट्री। यहाँ पर आपको अपनी, हाँ, ये अगर ये आपके बच्चे हैं अगर वो दूसरे कंट्री में रह रहे हैं तो फिर उसके बारे में लिखना है। हाँ, नेम, नेशनलिटी, विच, बाय बर्थ और डोमिसाइल यहाँ पे अपने ही लिख देना है। हाँ, प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री इन विच स्टडी लिविंग, फुल एड्रेस। यहाँ पर ना क्या करना है कि वो बच्चों के बारे में वैसे पूछा गया है कि यदि विद रिगार्ड टू सन और डॉटर इन केस दे आर स्टडिंग लिविंग इन फॉरेन कंट्री, यदि अगर वो लोग बच्चे आपके वहां पर है फॉरेन कंट्री के अंदर में है तो उनको आपको वो लिखना है कि पढ़ाई के लिए गए होंगे तो उसके बारे में लिखना है। नहीं गए हैं तो इसको आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। नेशनलिटी लिखनी है, नेशनलिटी आपकी इंडियन है तो इंडियन। डेट ऑफ बर्थ, आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है। प्रेजेंट एज, आपकी प्रेजेंट में एज कितनी है, उस दिन जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हो उस दिन की एज कितनी है। एज एट मेट्रिकुलेशन, मेट्रिकुलेशन जब आपने 10वीं की उस समय में कौन सी एज है। पहले क्या था ना कि 15 साल से पहले अगर आपने 10वीं कर लिए तो आपको डेफिशिएंसी दे रहे थे, लेकिन अब डेफिशिएंसी नहीं मिल रही है, क्योंकि दिल्ली के अंदर में ये रूल है कि 15 साल से पहले 10वीं नहीं होती है, पर अदर स्टेट के अंदर में 15 साल से पहले भी
हो जाती है, इसलिए अब इस पे डेफिशिएंसी नहीं मिल रही है। प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच सिचुएटेड, तो यहाँ पे अपना कहाँ पे पैदा हुए हो उसके बारे में लिखना है। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच बिलोंग, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, किस स्टेट से बिलोंग करते हो, जैसे राजस्थान से बिलोंग करते हो तो किस डिस्ट्रिक्ट से। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच योर यहाँ पे योर फादर, योर होना चाहिए, योर फादर ओरिजिनली बिलोंग। हाँ, तो आपके किस मतलब डिस्ट्रिक्ट और स्टेट से आपके पिताजी बिलोंग करते हैं, तो वो लिखना है। आपका रिलीजन, कौन सा आपका रिलीजन है। आर यू ए आर यू ए मेंबर ऑफ SC ST, आंसर, यदि आप SC ST से हो तो आपको यहाँ पे बताना है यस और नो। ठीक है। फिर यहाँ पर आपको 15 साल की एज से, जैसे बोला ना कि 10वीं से, जो बोला 15 साल की एज में आपका 10वीं होता है, तो यहाँ पर 10वीं से आपको पूरा भरना है। 10th क्लास का डालना है। हाँ, सबसे पहले आपको 10th क्लास का डालना है कि नेम ऑफ स्कूल, कॉलेज इन फुल एड्रेस, किस स्कूल से आपने 10th क्लास की है। ठीक है। डेट ऑफ एंट्रिंग, यहाँ पर डेट ऑफ एंट्रिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपकी पास हुआ है 2005 में आपने 10वीं, तो जाहिर सी बात है 2004 में आपने एंट्री की होगी, तो 2004 यहाँ पे लिखना है। और उसमें ना आपको ये करना है कि डेट, जैसे मान लीजिए अप्रैल के अंदर में आपकी, अप्रैल में होती थी, तो 5 अप्रैल, 5/4/2004 ऐसे डाल देना। कौन देखने, ये डेट जो है ना आपको अपने मन से भरना यहाँ पर। और डेट ऑफ लिविंग जो होता है वो आपकी मार्कशीट पे जो डेट लिखी होगी वही डेट यहाँ पर डाल देनी है। एग्जामिनेशन पास्ट, कौन सा एग्जामिनेशन पास किया है, 10th किया है तो 10th, 12th किया है तो 12th, ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन, ये यहाँ पे लिखना है। यहाँ पर आपको फिर उसके बाद में आपका 10th के बाद में 12th का डालना है, ग्रेजुएशन का डालना है, बीएड का डालना है, फिर एमए का डालना है, सीटेट का डालना है, जो भी है आपका पूरी डिटेल में आपको यहाँ पे भरना है। डेट ऑफ एंट्रिंग मैंने बता दिया। जो डेट ऑफ लिविंग है मार्कशीट के अंदर में जो है, वो जैसे आप ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में उससे 3 साल पहले कर लो। जैसे यहाँ पे बीए अगर किया है, ग्रेजुएशन है, तो मान लीजिए 2005 में 10वीं हो रही है तो 2007 में आपकी वो होगी 12वीं, और 2010 में आपका ग्रेजुएशन होगा। तो 2010 में जब आपका ग्रेजुएशन होगा तो फिर 2007 में आपका यहाँ पे एंट्री होगा, तो डाल दो आप अपना यहाँ पे जुलाई, मोस्टली जुलाई में तक में एडमिशन हो जाता है, तो यहाँ पे आप डाल दो 8/7/2007। ठीक है, ये ऐसे करके आपने डाल दिया डेट। अनुमानित डेट डालना है, और यहाँ पे अपना क्लासेस के बारे में डालना है। यहाँ पे जैसे स्कूल का नाम और कॉलेज का नाम डालना है, क्लास के नाम यहाँ पे डालना है। ठीक है। फिर उसके बाद में आर यू होल्डिंग और हैव एनी टाइम हेल्ड एन अपॉइंटमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और क्वासी गवर्नमेंट बॉडी, और एन ऑटोनोमस बॉडी, और ए पब्लिक अंडरटेकिंग, और ए प्राइवेट फर्म और इंस्टीट्यूट। तो आपको यहाँ पे कहीं पे आप जॉब कर रहे हो तो उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। या कभी आपने जॉब किया है सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी भी चीज पे, तो वो लिखना है। किस पीरियड से किस पीरियड तक आपने जॉब किया, यहाँ पे पूरा का पूरा आपको डेट लिखनी है। हाँ, और आपको डेजिग्नेशन कौन से आपके पोस्ट पर थे, किस पोस्ट पर थे, और कैसा आपका था, टीचिंग का था या कैसा था, वो लिखना है। एड्रेस लिखना है, फुल नेम एड्रेस लिखना है जहाँ पर आप जॉब करते थे उसका, और रीजन आपने पुरानी सर्विस क्यों छोड़ी उसका रीजन लिखना है। ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको सब में नो नो ही करना है, मोस्टली जो होता है वो नो नो ही है। कभी आपको अरेस्ट किया गया है, नहीं। कभी आप प्रोसिक्यूट हुए हो, नहीं। कभी आपको डिटेंशन में रखा है, नहीं। कभी आपको बॉन्ड डाउन किया है, नहीं। कोर्ट ऑफ लॉ किया है, फाइन किया है, नहीं। कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस में कोर्ट ऑफ लॉ में गए हो, नहीं। हाँ, और आपको कभी एग्जामिनेशन में से बाहर किया गया है, नहीं। हाँ, आपको डिस्क्वालिफाइड पब्लिक सर्विस कमीशन से किया गया है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से किया गया है, नहीं।
हाँ, कोर्ट का लॉ का लाइफ टाइम, मतलब कि टाइम ऑफ फिलिंग अप, ये क्या है, केस कोई पेंडिंग है, अगर आपका कोई केस पेंडिंग है तो यहाँ पर लिखना है और बताना भी है, ठीक है। और इन केस अगेंस्ट पेंडिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशनल अथॉरिटी में अगर कुछ चीज पेंडिंग है तो वो यहाँ पर यस करना है और बताना है, वैसे यहाँ पर नो ही कर देना अटेस्टेशन फॉर्म भरने से पहले, ठीक है। उसके बाद में होता है तो अलग बात है, लेकिन पहले अगर है तो आपको बता देना है। whether discharge expelled withdrawn from training institute under the government or otherwise, किसी ट्रेनिंग वगैरह से आपको डिस्चार्ज वगैरह किया गया है तो वो नहीं। यदि आपको यहाँ पे यस करते हो तो उसके बारे में फुल बता देना है, ठीक है। वार्निंग नोट नंबर, यहाँ पर पहला जो वार्निंग है वो जरूर पढ़ लेना है, वो चीज यहाँ पे बोला है। उसके बाद में यहाँ पे आते हैं, ये देखिए, टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस टू हुम आर नोन। तो दो रिस्पॉन्सिबल पर्सन के बारे में आपको नाम लिखना है जो कि आपके पड़ोस के हो। कोई भी आपके पड़ोस के दो लोगों के बारे में आपको केवल नाम लिखना है यहाँ पे। जैसे मैंने लिख दिया आपका मुकेश कुमार, ठीक है। एड्रेस नहीं लिखना है, हाँ कैपिटल लेटर में लिखना है, मैंने यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया मुकेश, ठीक है, कुमार। अब यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर भी लिख देना है, 8285149632, ऐसे करके आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर, ऐसे ही आपका किसी और का लिख करके जो पड़ोस में हो उन दो लोगों का आपको मोबाइल नंबर भी लिखना है। यहाँ पर अपना साइन करना है, प्लेस डालना है और डेट डालना है, ठीक है। ये वाला जो है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, इसको आपको टू बी साइंड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग गैजेटेड ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंसी वेयर द कैंडिडेट और हिज पेरेंट्स गार्जियन और ऑर्डिनरी रेजिडेंट, सब डिविजनल एसडीएम ऑफिसर का, या आपको तहसीलदार या मजिस्ट्रेट का, प्रिंसिपल हेडमास्टर ऑफ द रिकॉग्नाइज स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट वेयर द कैंडिडेट स्टडीड लास्ट, पोस्ट मास्टर्स, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और पंचायत इंस्पेक्टर। इन सब में से किसी के भी साइन कराने हैं। और ये यहाँ पर ना सर्टिफाइड दैट आई हैव नॉन, इनको कितने सालों से जानते हैं, तो यहाँ पर अपना नाम लिखना है, ठीक है। आपको उसके बाद में अपने पापा का नाम लिखना है और कितने सालों से जानते हैं, ये चीज यहाँ पे ईयर के अंदर में ना 3 साल से कम मत लिखवाना, क्योंकि यदि 3 साल से कम लिखवाते हो तो क्या होता है, आपको वो डेफिशिएंसी दे रहे हैं, तो इसलिए 3 साल से कम मत लिखवाना। और मंथ आपका कितने महीने का है ये भी यहाँ पर पूरा, ये 3 साल मान लो 5 साल 8 महीने से जानते, तो बस इतना ही लिखवा करके यहाँ पर साइन करवाना है, उनसे मोहर लगवाना है, डेट लिखनी है, प्लेस लिखना है और डेट लिखना है। ये इसकी 3 कॉपी पे करवाना है आपको, ये चीज याद रखना। एक कॉपी पे करवा करके फोटो कॉपी मत करवा लेना, 3 कॉपी पे आपको साइन करवाने हैं। और किसी भी चीज पे गैजेटेड ऑफिसर या प्रिंसिपल वगैरह के साइन नहीं कराने, केवल इसी पे करवाने हैं। बाकी सब पर आपको सेल्फ अटेस्टेड लिख करके और आपको अपने साइन करने हैं, ठीक है, और डेट लिखना, ये चीज आपको करना है। और इसमें यदि आप भी कोई डाउट रह गया है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा मुझे। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।